नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया है कि सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद आम राय बनी थी कि कोविड-19 महामारी के चलते सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। खत में लिखा गया है कि संसद का बजट सत्र जनवरी 2021 में आहूत किया जाएगा। किसानों के तेज होते आंदोलन के बीच किसानों ने कहा कि अब सरकार से बातचीत शुरू होने से पहले 3 चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली शर्त यह है कि बातचीत पुराने प्रस्तावों पर नहीं हो सकती क्योंकि इन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है। दूसरी शर्त यह है कि सरकार नया एजेंडा पेश करे और तीसरी शर्त के मुताबिक वार्ता कानून रद्द करने पर केंद्रित होनी चाहिए। किसान आंदोलन को बीजेपी नेताओं द्वारा माओवादी और चीन पाकिस्तान के नाम से बदनाम करने की कोशिश के बाद अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने किसान नेताओं को दलाल बताया है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में उच्च कोटि के दलाल सुनियोजित तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं, लेकिन झूठ का षड्यंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उन्होंने आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग का नैरेटिव भी जोड़ा और कहा कि वामपंथी सोच और टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन में समाहित हो गई है और किसानों की परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन पर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि इस सरकार के लिए असहमति जताने वाले छात्र एंटी नेशनल हो जाते हैं, देश के जिम्मेदार और चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हो जाते हैं, प्रवासी मजदूरों को कोरोना को फैलाने वाला कहा जाता है, बलात्कार के पीड़ितों का कोई अस्तित्व नहीं है, विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनी कैपिटलिस्ट उनके सबसे अच्छे मित्र हो जाते हैं। तेजी से बढ़ते किसान आंदोलन से निपटने के लिए सरकार आक्रामक रणनीति अपना सकती है। एनडीटीवी के अनुसार इसके तहत वो अलग अलग फ्रंट पर इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश कर रही है। जैसे सरकार किसान संगठनों के मतभेद उजागर करने की कोशिश करेगी, किसान आंदोलन में घुसाए माओवादी और अलगाववादी ताकतों के बारे में प्रचार करेगी, आंदोलनकारी किसान संगठनों में फूट डालने की कोशिश की जा सकती है, किसानों से बातचीत की पेशकश भी करेगी जिससे ये ना लगे कि सरकार अड़ी हुई है। इसके साथ ही बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसान रैली और चौपालों के माध्यम से इन कानूनों के फायदे गिनाएगी। राज्य सरकार जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव का ऐलान कर सकती है ताकि किसान और प्रभावशाली नेताओं का ध्यान आंदोलन से भटके। हरियाणा सरकार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए भर्ती अभियान चलाने का ऐलान कर सकती है ताकि आंदोलन में जुटे युवाओं को आंदोलन से दूर किया जा सके। किसानों द्वारा रिलायंस जियो का बहिष्कार करने के ऐलान के बाद जारी किसान आंदोलन टेलीकॉम कंपनियों के टकराव में बदलता नजर आ रहा है। अब रिलायंस जियो ने दूरसंचार नियामक यानी ट्राई से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि प्रतिस्पर्धी कंपनियां यानी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया किसानों के समर्थन की आड़ में अपने नेटवर्क से जोड़ने के लिए जियो को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं और यूजर्स को भड़का रहे हैं। ट्राई को लिखे पत्र में जियो ने कहा ये कंपनियां नंबरों को पोर्ट कराने जैसे मामूली फायदे के लिए जानबूझकर रिलायंस जियो को किसानों के खिलाफ बताकर और खुद को किसान हितैषी के रूप में पेश करके कंपनी को बदनाम कर रही हैं। साथ ही सरकार के विरोध को जानबूझकर हवा भी दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां की पार्टियों से ऊब चुकी है और उन्हें विकल्प की जरूरत है। केजरीवाल ने कहा कि यूपी के लोगों को पढ़ाई और दवाई के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल सबसे बेहतर हो सकते हैं तो यूपी के क्यों नहीं हो सकते? कर्नाटक विधानसभा परिषद में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी हंगामे के बीच एमएलसीज ने विधान परिषद के वाइस चेयरमैन को जबरदस्ती खींचकर कुर्सी से नीचे उतार दिया। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि कुछ पार्षद उन्हें कुर्सी की तरफ घसीट रहे हैं और बाकी उन्हें नीचे उतार रहे हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रकाश राठौड़ ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस ने चेयरमैन को गलत तरीके से बैठाया है। बीजेपी असंवैधानिक काम कर रही है। कांग्रेस ने उन्हें कुर्सी से नीचे उतारने को कहा। हमें गलत तरीके से बैठाए गए शख्स को हटाना पड़ा। भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी एनएफएचएस से हैरान परेशान करने वाले नतीजे मिले हैं। सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक बिहार में लगभग 40% महिलाओं को अपने पति के हाथों शारीरिक और यौन हिंसा झेलनी पड़ी। एनएफएचएस ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में 5 राज्यों में सबसे बुरा हाल है। ये राज्य हैं बिहार, कर्नाटक, असम, मिजोरम और तेलंगाना।
दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले साल 15 दिसंबर के दिन ही दिल्ली पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इस संबंध में यूनिवर्सिटी की लोकल वेबसाइट पर 15 फरवरी पर एक वीडियो आया था, जिसमें दिल्ली पुलिस लाइब्रेरी में बैठे बच्चों पर लाठियां बरसाते हुए दिख रही है और छात्र छात्राएं कुर्सियों के नीचे छिपते और पुलिस के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। 15 दिसंबर को जामिया इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इस दौरान कई बसों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में इस वक्त मरीजों को देखभाल की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसे ही वक्त में एम्स की लगभग 5000 नर्स सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। नर्सों की मांग है कि उनके सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर स्थिति साफ की जाए। एम्स की नर्सिंग यूनियन का कहना है कि एम्स प्रशासन और भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार उनकी मांगों की अनदेखी करता रहा। अंत में उन्हें मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ा। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक्टर अर्जुन रामपाल को एक बार फिर समन जारी करके तलब किया है। एनसीबी ने 16 दिसंबर को अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ड्रग्स मामले में अर्जुन रामपाल से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। भारत में एक दिन में 22,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 354 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,06,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,43,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,39,000 से ज़्यादा हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। इस टूर्नामेंट में कुल 31 मैच होने वाले हैं। पहला मैच 4 मार्च 2022 को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व और इसका फाइनल 3 अप्रैल 2022 को न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।